औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस आज के सेगमेंट के हवाले से पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी रेसिंग पिजन के शौकीन हज़रात हैं, कोयटा की सरज़मीन से उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कबूतर परवरी का जो शौक़ है, मैं अगर हाई फ्लाइंग पिजन की बात करूं, लो फ्लाइंग पिजन की बात करूं, टुकड़ी वाले कबूतरों की बात करूं, इसके साथ साथ अब ये रेसिंग पिजन का ये शौक़ था, ये वर्ल्ड वाइड शौक़ है। जो लोग इस शौक़ से मुंसलिक हैं वो बखूबी जानते हैं कि यूरोप में, चाइना में ये शौक़, बेल्जियम में आप देखें कि बेल्जियम का ये कौमी खेल है। तो दोस्तों, मैंने आप जब ये अपना ये सफ़र शुरू किया आपका शोबा कबूतर परवरी के हवाले से, तो बाकी तकरीबन जो चैप्टर थे उनको मैंने पढ़ा, हाई फ्लाइंग पिजन को पढ़ा, लो फ्लाइंग पिजन को पढ़ा, उन्हें देखा भी, उनका मुशाहिदा भी किया, टुकड़ी वाले कबूतरों को भी देखने का कराची में मौका मिला। तो ये कुछ चैप्टर रेसिंग पिजन के हवाले से खुसूसी तौर पर मैं देख रहा हूँ कि आज तो दुनिया हथेली पे है, सोशल मीडिया का दौर है। इन लोगों ने अपने बाकायदा तौर पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं, ये एक दूसरे को जानते हैं। मैं जब कल यहाँ पहुँचा तो इस्लामाबाद की बात हुई, पेशावर की बात हुई, तो बड़ी खुशी हुई कि बाकी जो कबूतर हैं उनकी तरह अब रेसिंग पिजन का शौक़ भी जो है वो पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल सतह पे मैं समझता हूँ मुतारफ़ तो हो चुका है। तो दोस्तों, मुझे 2018 में कोयटा के इस रेसिंग पिजन शौक़ को देखने का मौका मिला। तो यहाँ के लोगों ने बड़ा इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और मेरा ये जो विज़िट का हवाला भी था, जो कि बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब जिसको सैयद अहमद वली ऐड कर रहे हैं और उनके बाकायदा मेंबर हैं। इसके साथ साथ दूसरा क्लब की कोई पूछेंगे हम राफिउल्लाह मरी से कि कोई और भी लोग करवा रहे हैं। एनी हाउ, बड़ा ऑर्गेनाइज यहाँ शौक़ होता है, बड़े अच्छे तरीके से ये शौक़ होता है। बड़े ख़ानदानी, अच्छे पढ़े लिखे लोग आपको कोयटा से रेसिंग पिजन के हवाले से मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए सरज़मीन कोयटा से आज मैं अपने सेगमेंट का रेसिंग पिजन का जो आगाज़ है, आप तमाम लोग बखूबी आगाह हैं कि कोयटा की फैमिलियों में, मरी फैमिली का भी बलूचिस्तान में उनका एक अपना सियासी समाजी हवाला भी है। इसके साथ साथ अगर मैं शौक़ की बात करूं तो कबूतर परवरी के शौक़ के हवाले से आज दोस्तों मेरे साथ आप जिस बरखुरदार को देख रहे हैं, मरी ख़ानदान के सपूत, और ये जिस लाफ्ट पे हम बैठे हुए हैं, ये दोनों भाई आमर मरी और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है राफिउल्लाह मरी। ये मरी लाफ्ट के नाम से रेसिंग पिजन के शौक़ में कोयटा में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आइए दोस्तों उनसे कोई जानकारी करते हैं। इसके साथ साथ मैं राफिउल्लाह के मुतल्लिक़ ये भी आपको बता दूं कि जब मैं 2018 में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस वक़्त ये मेरे ख़्याल में यूके से किसी यूनिवर्सिटी से वो अपनी तालीम का सिलसिला इन्होंने जारी रखा था। तो बड़ी खुशी हुई कि एक पढ़ा लिखा बच्चा आपके इस शौक़ में है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो पहले तो अपना राफिउल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अबू का, मुबारक खान मरी साहब का, आमर मरी का, कि आप लोगों ने मुझे स्पेशल ये दावत दी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के पेज से, गो कि आपका एक तरीक़ेकार है सोशल मीडिया पे, मगर मैं समझता हूँ कि एक मीडिया के हवाले से ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि कोयटा की सरज़मीन से मैं आप लोगों को मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ। और आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और मेरी तरफ से तमाम पिजन फैंसियर्स, तमाम पाकिस्तान के पिजन फैंसियर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं राफिउल्लाह मरी लॉफ्ट से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि लाला जी बता रहे थे, ये शौक़ आबा व अजदाद से ये चलता आ रहा है
ये पहले शुरुआत से पहले ये शौक़ हमारे वालिद साहब जो टुकड़ी का शौक़ करते थे, तो अभी यही शौक़ कंटिन्यू होके रेसिंग पिजन्स में चला गया। 2018 से ये शौक़ स्टार्ट किया मैंने और मेरे कज़न आमिर मरी ने। तो 2018 से अब तक इंशाल्लाह और माशाल्लाह से बहुत काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी आए हैं और काफ़ी नॉलेज भी मिला है इन बर्ड्स के बारे से। और ये बताता चलूँ कि 2018 से 2 सीज़न जो हम रेस खेलते आ रहे हैं, जिनमें हमारी 3 दफ़ा फर्स्ट पोजीशंस भी आई हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स वगैरह भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, आपने राफिउल्लाह की बातें सुनी कि उनका ये ख़ानदानी सिलसिला था। टुकड़ी वाले कबूतरों की उन्होंने बात की कि वालिद साहब को था, ज़ायद है पीछे उनके ताया अबू को ये शौक़ था। ये हमारी ख़ानदान में टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ जो है, ये कदीमी उनका शौक़ जो था आगे। तो आगे अब जो उनकी तीसरी नस्ल है, जिससे ये राफिउल्लाह मरी और आमर मरी हैं, इनको रेसिंग पिजन का वैसे भी मुझे कल बड़ी हैरानगी हुई कि मैं इस्लामाबाद का, पेशावर का सुन के, हालांकि वो लोग मेरे नज़दीक हैं। तो दोस्तों, बड़ा ऑर्गेनाइज शौक़ है। तो आपका ये सफ़र फिर आप वालिद साहब को देख के आगे ये सफ़र आपका शुरू हुआ रेसिंग पिजन का? जी बिल्कुल। तो आपने वालिद साहब को मतलब ये बताया, कन्विंस किया कि किस तरह आप मतलब आपको किस तरह ये शौक़ पड़ा? जैसा कि ये लाला जी ने भी बताया, ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल सतह पे आपको देखने को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो फेसबुक वगैरह और सोशल मीडिया पे इनके रेस और इनके रिज़ल्ट्स वगैरह जो यूरोप में रेसेस हो रही हैं और उनके रिज़ल्ट्स वगैरह, उनसे काफ़ी हमें नॉलेज भी मिली है और उन्हीं से ये शौक़ स्टार्ट हुआ आता है। तो अभी 2018 से ये जो रेसिंग पिजन्स हैं, ये रेसिंग पिजन्स का शौक़ हमने स्टार्ट किया। और टुकड़ी वाले जो पुराने कबूतर का तो शौक़ पहले से चला आ रहा था, मगर रेसिंग पिजन्स 2018 से हम लोग ने बाहर से बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं और वहाँ से ये शौक़ स्टार्ट हुआ और ये माशाल्लाह से शौक़ चलता आ रहा है। और जैसा कि लाला जी ने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे हमारा एक क्लब BPRC के नाम से है, जिसको लीड कर रहे हैं सैयद अहमद वली साहब और बाकी सीनियर मेंबरान। और ये हर साल जो हमारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो ये उन्हीं के रेसेस वगैरह चलते आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई राफिउल्लाह और कोई क्लब, इसके अपोनेंट कोई दूसरा कोई क्लब, वो कौन सा क्लब है? काफ़ी कोयटा में, बलूचिस्तान में तो आपको काफ़ी क्लब्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे कोयटा में तकरीबन ज़्यादा है, माशाल्लाह शौक़ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी तो तकरीबन 4-5 क्लब्स आपके सिर्फ एक कोयटा में 4-5। सैयद ज़मीर शाह साहब वो दूसरे क्लब में हैं? जी हाँ, वो दूसरे क्लब्स ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। और हमारा जो है ना BPRC, हमारा अपना जो क्लब का क्या नाम है? उनके क्लब का BPRA। अच्छा। जी हाँ, ये BPRA। और हमारा क्लब BPRC, जिसको सैयद अहमद वली साहब लीड कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोयटा में लास्ट सीज़न जो हमारे रेसेस वगैरह हुई थी, और वन डे में कोयटा में सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह BPRC ने कवर किया था लास्ट सीज़न। वो उमरकोट से कोयटा तक का डिस्टेंस था। हाँ, मैंने उनका हमने डिस्प्ले भी किया था। मेरे ख्याल में बड़ी जो रेस थी आपकी लास्ट, वो सांगड़ से कोयटा थी गालबन। उमरकोट से कोयटा जो है 650 किलो GPS 15 GPS की। ये कोयटा का सबसे बड़ा, ऐसे आप समझे, एक एजाज़ है कोयटा के लिए कि 617 GPS कोयटा में सबसे पहली दफ़ा लास्ट सीज़न जो हम लोग ने अचीव किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे भाई सैयद अहमद वली भाई ने ये अचीव किया माइलस्टोन, और हमारे बाकी भाइयों के भी बर्ड्स आए। और इंशाल्लाह यही कोशिश है कि यही शौक़ और इसी जैसे जो रिज़ल्ट्स आए हैं, ये भी इंशाल्लाह आगे भी आते जाएंगे और मज़ीद बेहतरी भी आएगी इसी शौक़ में इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आइए, ये आप देख रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा जूम करो। राफिउल्लाह के हाथ में आप ये देख रहे हैं दोस्तों, हाई फ्लाइंग पिजन तो आपने देखे होंगे, मगर इन कबूतरों का आप हाई फ्लाइंग या लो फ्लाइंग पिजन के जो कबूतर हैं, उनसे टोटली इनकी जिसामत, इनकी आंखें आप देखेंगे, इनका काट काट, ये बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको। तो आइए राफिउल्लाह, कोई थोड़ा सा लोग ये जानना चाहते हैं पंजाब से, खुसूसी तौर पे जिस तरह
हमारा हाई फ्लाइंग पिजन का शौक होता है, उसका बाकायदा क्राइटेरिया होता है कि जिस दिन पहले दिन बर्ड्स उड़ाने होते हैं। ये थोड़ा सा शार्टली लोगों को ब्रीफ कर दें कि आपका मतलब कि आपके पास कोई मुनसफ या अंपायर आता है, वो कबूतरों को देखता है, किस तरह आप बाहर लेके जाते हैं, कबूतरों को छोड़ते हैं, उनका टाइमिंग का क्या सिलसिला है, ये थोड़ा सा शार्टली, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो। क्योंकि ये मैं समझता हूँ एक्सचेंज है, आपका ये इल्म जो है ये इसकी एक्सचेंज होनी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा अपने तफसीलन ज़रा रोशनी डालनी है। हर साल जैसे हर सालाना हमारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें हमारा क्लब BPRC हर साल अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है। डिफरेंट रूट्स, जैसे हमारा ये सिंध रूट हो गया, सिब्बी रूट जिसे हम कहते हैं, और कराची रूट हो गया जो कराची तक खेले भी हैं पहले, और कराची रूट और तुरबत वगैरह और माड़ा। इस दफ़ा हमारा और जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है ये और माड़ा से हमारा टूर्नामेंट है इंशाल्लाह। और टूर्नामेंट तकरीबन आपको मई जून के टाइम जो है ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें हमें तारीखें वगैरह सब गिवन होती हैं। तो सबसे पहले यही करना होता है, जो बर्ड्स हमें तारीख के मुताबिक तैयार करने पड़ते हैं, जो यहाँ पे इनकी घर की ट्रेनिंग है वो तैयार करके, और जो रोड ट्रेनिंग्स आती हैं टॉसेस वगैरह जिसे हम कहते हैं वो करके, तो हमें एक टाइम मुकर्रर एक ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि इस टाइम तक हमारे बर्ड्स तैयार होने चाहिए। फिर सबसे पहला ऐसा ये होता है कि आपका एक क्वालिफाइंग मैच होता है, क्वालिफाइंग रेस होता है। क्वालिफाइंग रेस जो 100-150 किलोमीटर तक होता है, तो क्वालिफाइंग रेस में हर बर्ड का हिस्सा लेना ज़रूरी होता है। फर्दर टूर्नामेंट खेलने के लिए बर्ड को क्वालिफाइंग रेस का खेलना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये होता है कि जिस दिन रेस होता है उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले बास्केटिंग होता है, बास्केटिंग डे जिसे हम कहते हैं। और ये एक शौक़ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा यही है कि आपका बास्केटिंग एक प्रॉपर और एक वेल मैनर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। इसमें ये बास्केटिंग को जरा थोड़ा सा, बास्केटिंग का ये प्रोसेस होता है, बास्केटिंग के लिए एक मुकर्रर टाइम दिया जाता है। बास्केटिंग है क्या मतलब? बास्केटिंग में बर्ड्स जो तमाम फैंसियर्स के हैं वो आके क्लब में जमा हो जाते हैं, और जो कल या परसों जिस दिन भी उनको रेस खेलना है वो रेस के लिए जमा होना है उन्होंने क्लब में आपने। जी हाँ, बास्केटिंग का एक मुकर्रर टाइम होता है जो तमाम फैंसियर्स को आगाह किया जाता है कि फ़िलहाल टाइम को आपने बास्केटिंग के लिए पहुंच जाना है। बास्केटिंग का ये प्रोसेस होता है, जो क्लब के रेसिंग मेंबरान जो हैं और रेसिंग कमेटी जो है ख़ुसूसन, उनका एक जिस जॉन से रेस है उस रेस का बर्ड का स्टैंप लगता है, और जो इसका रिंग वगैरह है वो नोट होता है। और जैसा कि लालच जी पूछ रहे थे कि टाइमिंग के हवाले से इनका एक रबड़ आता है लेफ्ट पाँव में, बाहर जाके इनको किस तरह फिर वो आप खुद अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं? वो क्लब का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जैसा क्लब कोई भी गाड़ी वगैरह जो बुक कर लेते हैं, फिर आपके क्लब के पास जमा हो जाते हैं। क्लब के पास जमा हो गए, उसके बाद क्लब की रेसिंग कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है कि ये जो टाइम दिया गया है वहाँ पे ये जाके बर्ड्स रिलीज हो, और जिस डिस्टेंस का लिखा है, जिस डिस्टेंस का रेस है, वहीं से खसूसन जाके रिलीज हो। तो ये एक आध दिन जो रहते हैं वो कमेटी के पास, तो इनका खाना पीना ये बड़ा अहम चीज़ है। ये इस पे बिल्कुल, जैसे कि आप देखा, मैंने भी ये कहा कि ये बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट डे होता है। यहाँ पे जो टीम, जैसे पिछले साल बलूचिस्तान में पहली दफ़ा हमारे बर्ड्स जो रेस के लिए गए थे उनके लिए खसूसन 2 गाड़ियाँ बुक हुई, जिसमें खुले डुले बर्ड्स आराम से अपनी जहाँ पॉइंट से रिलीज़ होने वहीं तक पहुँचे। वहाँ पे मगरिब से पहले हम लोग दाना पानी करके फिर इनको रेस्ट दे देते हैं। अच्छा, ये आप मतलब जिस तरह हाई फ्लाइंग पिजन में लोग करते हैं, मतलब पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो नुस्खा आजमाई करते हैं, मतलब तो ये आप भी इनको उड़ाने से पहले कोई ऐसी मतलब कोई मेडिसन, कोई देसी, कोई पानी, ये इस तरह का कोई सिस्टम करते हैं? लाला जी, मेडिसिन ये ऐसा शौक है यहाँ पे, जो आपका बर्ड रेस खेल के आता है तो उसको रिकवर करना हमारे लिए काफ़ी लाजमी होता है, क्योंकि वही बर्ड्स 1 वीक बाद फिर से रेस खेलने में होते हैं। उनको रिकवर करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिशें करते हैं। इसमें पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उड़ाने से पहले आप इनको कोई सप्लीमेंट देते हैं या कोई? उड़ाने से पहले इनका जो दारोमदार है वो ट्रेनिंग के ऊपर है। ट्रेनिंग जितना होगा, इसका एक्सरसाइज जितना होगा, इसके मसल्स अच्छे बनेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको नेचुरल
दाना और जो पानी है नेचुरली इसको आप तैयार करें, और बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो रेसिंग के दौरान यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें प्रिपेयर करने होते हैं और रिकवर करना होता है। अभी भी आप मेरी बात यू कांट फॉलो मी, पता है मैं आपको समझाता हूँ। अब हम जिस हाई फ्लाइंग पिजन जिस वक्त सुबह उड़ाते हैं ना, तो उसमें वो इस तरह करते हैं कि तकरीबन उड़ाने से कोई आधा घंटा पहले ना उन्होंने कोई नुस्खे तैयार किए होते हैं, वो दे के साथ जो उन्होंने कोई पानी देना। मेरी मुराद ये है कि आप इनको उड़ाने से पहले कोई इस तरह का मामला इनके साथ करते हैं। सही है, वो मैं आपकी बात अभी समझ गया। ये इसका ये होता है कि अभी हाई फ्लाइंग का जो शौक है वो और इसमें थोड़ा फ़र्क है ना। यहाँ से उड़ान से पहले काफ़ी जो सीनियर फैंसियर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इनको नेचुरली रेस पे भिजवाया जाए, इनको ऐसी कोई दवा और ऐसी कोई सप्लीमेंट वगैरह ना देते जो इनको वहाँ पे जाके इनके लिए हैवी और ये वॉमिट कर लें, क्योंकि बास्केट में जब ये जमा हो जाते हैं और बर्ड्स जब अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं तो इसमें काफ़ी ये ख़तरा आता है कि बर्ड्स जो है ना, जो भी इनके पोटे में होता है तो वो वॉमिट कर लेते हैं ना। तो काफ़ी कोशिश यही होती है कि बर्ड्स को खाली पेट भिजवाया जाए, और ये जो है ना नेचुरल जो अपने जो, क्योंकि इनकी तैयारी जो है वो आपको वीक में ही करनी है। इसका मतलब है कि वो जो है वो आपने उस वीक में ही जो खुराक जो देनी है, जो कुछ करना है, तो जिस दिन इनको छोड़ना है। तो ये कितने घंटे का प्रोसेस, इन बिटवीन कितना ये टाइमिंग होती है इनकी, ये जो कमेटी के पास ये रहते हैं बर्ड सुबह उड़ने से पहले कितने कुछ टाइम रहते हैं वहाँ? ये तकरीबन डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नज़दीक डिस्टेंस के रेसेस हैं तो उसमें बर्ड्स जो है ना कम होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए कमेटी के पास होते हैं। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, सफ़र लंबा होता है, तो उसके लिए तो टाइम भी ज़्यादा हम लोग को देना होता है बर्ड्स को। कमेटी को ये टाइम एक हम लोग जैसे जितना टाइम लगेगा डिस्टेंस के लिए वो हम लोग को देखना है कि कितना टाइम हमें पहुंचने में लगेगा और कितने टाइम पहले हमें कोयटा से निकलना है जो हम वहाँ पे तसल्ली से पहुंच सकें और बर्ड्स को आराम से वहाँ पे पानी वगैरह दे सकें। ये इसका एक मतलब वहाँ जाके फिर पानी वगैरह देते हैं आप? जी हाँ। वहाँ पे अगर सफ़र लंबा होता है तो रास्ते में ही एक दो जगह ब्रेक करके उनको पानी दिया जाता है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का काफ़ी ख़तरा होता है उस टाइम में। बर्ड्स क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं, बास्केट में होते हैं, और उनको पानी देना जो है ना काफ़ी लाजमी होता है। तो इसीलिए अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो ब्रेक भी देते हैं, रेसिंग कमेटी ब्रेक देती है और बर्ड्स को पानी वगैरह दे देते हैं। अगर डिस्टेंस कम हो पे पहुँच गए, कबूतरों को आपने पानी दे दिया, उसके बाद फिर वहाँ क्या प्रोसीजर होता है? उस स्टैंपें जो है वो कमेटी यहाँ लगा देती है? स्टैंप आपकी बास्केटिंग डे पे ही लगता है। बास्केटिंग डे, बास्केटिंग जहाँ होता है वहाँ पे जिस डिस्टेंस का रेस है उस डिस्टेंस का स्टैंप। तो दोस्तों ये बास्केटिंग डे के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि ये होता इस तरह है कि जिस दिन अगले दिन रेस होती है उससे एक दिन पहले तमाम फाइनेंशियर जितने भी हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस रेस के, उनको आगाह कर दिया जाता है कि आपने एक बास्केट, हम आपको दिखाएंगे भी, वो बड़ी स्पेशल बास्केट्स होती हैं। जो परिंदे आपने उस रेस में उड़ाने हैं वो आपने कमेटी के पास लेके जाने हैं, कमेटी ने उनको चेक करके स्टैंपिंग लगा देनी है। उसके बाद फिर कमेटी का ही काम है, उनकी ही जिम्मेदारी है कि उन परिंदों को अपने मखसूस उस मुकाम पे पहुंचाएं जहाँ से उन्होंने रेस के लिए छोड़ना है। तो जो आप पहुंच गए, पानी भी कबूतरों को दे, तो फिर वहाँ कोई अंपायर होता है, क्या तरीक़ेकार होता है फिर वहाँ? अंपायर का जैसे मैंने बताया कि ये टाइमिंग का इसका ये सिस्टम होता है कि बर्ड्स के पाँव में एक रबड़ होता है जो बर्ड्स को पहनाया जाता है। बास्केटिंग डे में ही उसका जो रिंग नोट हो जाता है, रिंग कमेटी लिख लेती है, फिर उसमें ये रबड़ डाला जाता है और उसके अलावा स्टैंप लगाया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। ये रबड़ जो होता है फिर यहाँ पे हमें, जी हाँ, इसमें एक कोड होता है जो हर बर्ड का अलग एक कोड होता है और स्पेसिफिकली ये कोड उसके पाँव में रहता है और हमें जो है ना क्लब की तरफ से, कमेटी की तरफ से क्लॉक्स गिवन होती हैं। क्लॉक में ये होता है आपका क्लॉक है और जब बर्ड आता है जैसे ही वो पहुंच जाता है तो उसके पाँव में जो वो रबड़ होता है वो हमें क्लॉक में ही डाल के और क्लॉक स्टार्ट करनी होती है। तो ये इसी से ये हम बता सकते हैं आगे जब रिजल्ट निकलते हैं तो उसमें ये क्लॉक ओपन किया जाता है और क्लॉक में यही देखा जाता है कि कितने टाइम पे ये बर्ड आके बैठा है और ये क्लॉक से जब ये टाइम
टाइम नोट कर लिया, फिर उससे वो रबर निकालते हैं, और फिर वो रबर भी रजिस्टर में जो इनके रिंग नंबर्स वगैरह लिखे हैं उनसे वेरीफाई किया जाता है। ये इसका ये प्रोसेस होता है। अच्छा राफिउल्लाह, आप तो आपकी ज़ाहिर है आप इस शौक़ से, रेसिंग पिजन के शौक़ से आप वाबस्ता हैं, बड़ी गहरी नज़र भी है आपकी। मुझे पता है कि आप बाहर जितना ये शौक़ हो रहा है, क्या उन इलाकों में या हमारे कोयटा के इलाकों में इन कबूतरों को वहाँ ये ज़्यादा इजी रहते हैं, ये यहाँ इनको कोई सफ़र करना पड़ता है उस मौसमी हवाले से? मतलब है आप अपने मुल्की जो आपका रहन सहन है, जिस तरह पहाड़ी इलाका है, आपका इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़ा सिलसिला है, तो इस हवाले से क्या इनको कोई मुश्किलात रहती हैं कबूतरों को? जैसा कि बलूचिस्तान आपको पता है, बलूचिस्तान काफ़ी यहाँ पे पहाड़ी इलाका है और काफ़ी जो कोयटा का मौसम है काफ़ी खुश्क, साल 12 महीना यहाँ पे बारिशें काफ़ी कम होती हैं, जिनकी वजह से रेसिंग बर्ड्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो ये बलूचिस्तान है, कोयटा खसूसन, यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला काफ़ी ज़्यादा है। पहाड़ी सिलसिले से मुराद कि जब बर्ड्स रिलीज़ होते हैं, रिलीजिंग पॉइंट से कोयटा तक इनको पहाड़ वगैरह फेस करने होते हैं। पहाड़ जैसे कि मैं बताऊं कि पहाड़ बर्ड्स के लिए काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि पहाड़ से टॉप के आना या वो इतना मैस हो जाता है कि वहाँ एक भी गलत दर्रा में अगर बर्ड चला गया तो वो काफ़ी दूर निकल जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और इसके अलावा मौसम का बहुत दारोमदार है इस रेसिंग पे। नमी मतलब नमी होती है, आपने कहा ना खुश्क होता है मौसम, नमी कम होती है इसका? काफ़ी कम होती है यहाँ पे, नमी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। सर्दियों में थोड़ा बहुत ये फिर भी बारिशें वगैरह हो जाती हैं, मगर इस टाइम काफ़ी खुश्क वेदर है यहाँ का। और बर्ड्स यहाँ पे मतलब जैसे कि यूरोप का मैं आपको बताता चलूँ, यूरोप में वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे बर्ड जैसे ही रिलीज़ हो जाते हैं तो इनको पानी पीने के लिए लाजमी इनको पानी ज़रूरत पड़ता है, और बलूचिस्तान खुश्क है और यहाँ पे पानी इनको अवेलेबल नहीं होता। वह जैसे वो इलाके हैं वहाँ पे तो बर्ड को पानी भी मिल जाता है, तो वो पानी पी के अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी मुश्किल होता है। ये आपने एक बड़ी आगाही दी, ज़बरदस्त आपने बात बताई। अब हाई फ्लाइंग पिजन में ये है ना कि अगर उनका कबूतर कहीं बाहर बैठ के पानी पी के आता है तो उसको काट देते हैं, उसका टाइम नहीं देते। भाई इसमें ये अलाउ है, ये कबूतर अपनी मर्जी से रास्ते में यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जैसे यूरोप में होती हैं 1200 GPS 1200 km और उससे भी ज़्यादा, वहाँ पे तो बर्ड सेकंड डे पे काफ़ी बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेकंड डे पे अराइव होते हैं। तो बर्ड का 24 घंटे से ज़्यादा सफ़र करना और घर से दूर रहना इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पानी वगैरह और जो पहाड़ में तो यहाँ पे ये देखने को भी मिलता है हमें कि बर्ड जब लेट आ रहा है या 2 दिन या 3 दिन बाद आ रहा है, तो ये एक वाज़ेह बात है कि 2-3 दिन बाद अगर एक बर्ड रेस से पहुंचता है तो कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए भी मिला होता है और कुछ पीने के लिए लाजमी चाहिए होता है आगे सफ़र कंटिन्यू रखने के लिए। तो जब ये इसमें हरज कोई नहीं है, मकसद है कि अगर आपका बर्ड, ये दोस्तों एक नई चीज़ आपके सामने आई है कि जिस वक्त आप कबूतरों, जिस तरह के मैंने पहाड़ी सिलसिले की बात की, तो ज़ाहिर है ये कबूतर जो है मैदानी इलाकों में, रात को ऑफ द रिकॉर्ड हमारी डिस्कस हो रही थी इस बात पे, तो मैदानी इलाकों में इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे इंशाल्लाह, मुझे मौका मिला तो कोयटा की ये जो वादी है ये बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों के दरमियान है, प्याला नुमाई इसी तरह है ना जी, चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। तो दोस्तों ये जो राफिउल्लाह साहब ने ये बताया कि कबूतर, मिसाल के तौर पे उमरकोट से आपने कबूतर छोड़ा है, तो कबूतर कहीं मर्जी से बैठ के पानी पी के वो फिर अपने घर आ सकता है। अच्छा राफिउल्लाह, ये तो हो गया, उसके बाद फिर रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होता है। तो किस तरह देख रहे हैं आप रेसिंग पिजन के शौक़ को यार यहाँ बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में काफ़ी एडवांस हो चुका है ये शौक़, और पाकिस्तान में सबसे पहले ये स्टार्ट बलूचिस्तान से लिया गया था, ख़ुसूसन कोयटा से ये स्टार्ट लिया गया। रेसिंग पिजन्स का शौक़ पाकिस्तान में सबसे पहले ये कोयटा से ही स्टार्ट हुआ है, और बलूचिस्तान में जैसे हम देखते चलें ये काफ़ी 1996 से स्टार्ट हुआ है और अभी माशाल्लाह से 2021
2021 चला आ रहा है, तो यहाँ काफ़ी तब्दीली भी आई है रेसिंग के शौक़ में। और इंशाल्लाह हमारा क्लब BPRC इंशाल्लाह कुछ ही सालों में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर्स में ETS सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा। ETS सिस्टम से मुराद यूरोप में तो काफ़ी ETS सिस्टम पहले से ही आ चुका है। ETS सिस्टम में ये होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम है, और वहाँ पे जो बर्ड आपका रेस से जैसे ही पहुँच जाता है तो उसके पाँव में जो चिप होती है वो वहाँ पे स्कैन होके रिजल्ट में ऑटोमेटिकली जो है ना आ जाता है। उसमें हमें ये क्लॉक में बर्ड के ये रबड़ वगैरह वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ETS सिस्टम में जो उनका चिप है वो वेरीफाई होके और एग्जैक्ट जो टाइम पे बर्ड पहुँचा है एग्जैक्ट उसी टाइम पे ही नोट होके रिजल्ट पे आ जाता है। इंशाल्लाह BPRC कुछ ही सालों में टोटली बेंजिंग सिस्टम जो दुनिया में सबसे नामी जानी सिस्टम है, और ETS के हवाले से सबसे अच्छी जो ETS सिस्टम्स हैं वो बेंजिंग का है, और इंशाल्लाह बेंजिंग पे BPRC कुछ ही सालों में टोटली शिफ्ट हो जाएगी। और बेंजिंग जी हाँ बेंजिंग सिस्टम पे इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है। सैयद अहमद अली और काफ़ी जो हमारे बाकी सीनियर मेंबरान हैं उनकी कोशिशों से इंशाल्लाह बेंजिंग सिस्टम पे अभी BPRC में शिफ्ट होगी। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको चलें, ये मेरी भी रहनुमाई आगाही हो रही है आज कि मुझे आज इस हवाले से ये खुसूसी तौर पे जानकारी का मौका मिल रहा है। ये बेंजिंग सिस्टम के हवाले से राफिउल्लाह भाई आपको जो ब्रीफ कर रहे थे उसका मतलब ये है कि पहले जो कबूतर इनके उड़ाते थे एक स्पेशल एक आता है इम्पोर्टेड चाइना से भी आता है, उसमें एक कोड होता है, प्लास्टिक का वो रिंग होता है रबड़ की तरह, तो वो कमेटी अब उन कबूतरों को डाल देती है। कोड का कमेटी को ही पता होता है जिस वक्त कबूतर आपका वो डिस्टेंस तय करके आके घर बैठता है तो आपने जो वो प्लास्टिक का जिस पे कोड होता है वो आपने वॉच को देना है, घड़ी को देना है, घड़ी ने फिर वो टाइम देना है कि ये इतने बजे आके बैठा है। मगर अब दुनिया में ज़ाहिर है आप देखें, आपके अगर आप वाइल्ड लाइफ पे जाएं रेसिंग पिजन के शौक़ के हवाले से आप देखें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, इवन के कैमरा तक का एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि कैमरा इसको दिया जाए, ये कैमरे के साथ देखा जाए कि इसकी क्या हरकत और सकनात होती हैं। तो बेंजिंग सिस्टम का मतलब दोस्तों कि कबूतर कमेटी उसको एक चिप लगा देगी, छोटी सी एक चिप लगा देगी, उसका जो सिस्टम होगा वो इनकी लाफ पे होगा, कैमरा ही आप उसको कह सकते हैं, सेंस करने वाली जो चीज़ है। तो जिस वक्त जो ही वो कबूतर आके बैठेगा वो जो सिस्टम होगा वो उसको एकदम सेंस करके उसका टाइम नोट कर लेगा, वो ऑन-एयर हो जाएगा, हर आदमी को हर तरफ कमेटी की तरफ वो चला जाएगा कि राफिउल्लाह का कोड नंबर 50 पिजन जो है वो पिछले पैर 4:30 PM में वो घर बैठ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों मैं तमाम अहले शौक़ कोयटा रेसिंग पिजन और बेलूम जितना बाकी भी कबूतरों का शौक़ करने वाले दोस्त हैं मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज बड़ा अच्छा मौका मिला कि राफिउल्लाह से हमने उनके कबूतरों के बारे में जानकारी की। तो दोस्तों अगला जो सेगमेंट है हमारा इंशाअल्लाह ये आपने आज हम आस्ता साहब अहमद वली शाह साहब से भी हमारी मुलाकात है, वो थोड़े से बिज़ी हैं तो कल इंशाल्लाह उनसे भी हम ये सारी जानकारी करेंगे ताकि आप लोगों को आगाही मिले। अब मैं अगर राफिउल्लाह को कहूँ कि डंडे मार टूर्नामेंट, तो मेरे ख्याल में अगर हमने उसको दिखाया नहीं है, हमने किसी को बताया नहीं है तो यू कुडंट नो कि डंडे मार क्या होता है। तो इसी तरह रेसिंग पिजन का जानना ज़रूरी था। ज़ाहिर है ये यूरोप में तो ये शौक़ हो रहा है, उनके अपने बाकायदा बड़ा ऑर्गेनाइज, चाइना में अगर आप देखें तो बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, बड़ा इनका एक प्रॉपर सिस्टम है। तो पाकिस्तान के लिए भी दोस्तों सरजमीन कोयटा से ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि इंटरनेशनल सतह पे जो इवेंट इस वक्त हो रहा है रेसिंग पिजन के हवाले से और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो कोयटा की सरजमीन से, अल्लाह करे सांसें वफा करें, हमें वो मौका भी मिले देखने को। और तो राफिउल्लाह ये कबूतर जो हैं आपकी लॉफ्ट में जो कबूतर हैं इसी तरह अबू को भी मतलब उनकी अपनी अलग लॉफ्ट है? जी हाँ, मेरा और आमिर जैसे मेरे भाई आमिर भाई और मेरा जो है ना अलग से है लॉफ्ट, जो मरी लॉफ्ट है, और वालिद का वो 2019 में उन्होंने स्टार्ट किया, नहीं लास्ट ईयर 2020 में उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनका एक अलग लॉफ्ट है और हमारा अलग है।
मतलब अलग से मुराद है तो दोनों मरी लॉफ्ट और दोनों एक ही नाम मुख्तलिफ हैं दोनों के। नाम उनके नाम से है और हमारा जो है ना हमारे नाम से है। बेसिक तो एक है हमारा लॉफ्ट, बेसिक ये भी और वो दोनों लॉफ्ट हमारे एक है, मगर यहाँ पे सिस्टम सारा आमिर भाई और मेरा है और वहाँ पे वालिद का अलहदा सिस्टम है। तो दोस्तों ये आप देखें कि कैसी खुशबू है कि इनके वालिद साहब भी उसकी जो है आबियारी कर रहे हैं, साथ साथ उनका बेटा है, भतीजा है उनका आमिर मरी। तो ये लाफ्ट उनके कहने का मकसद ये था, ये एक ही घर से हैं ये कबूतर, मरी लाफ्ट के वाले से। मगर ये है कि एक साइड पे उनके अबू मुबारक खान मरी साहब वो अपने कबूतरों को देखना संभालना सिलसिला, और एक साइड पे जो है राफिउल्लाह और आमर ये दोनों भाई जो हैं ये अपने कबूतरों को करते हैं। तो राफिउल्लाह ये फिर आपकी तालीम की थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। तो बेसिक एजुकेशन के हवाले से यार, ताकि लोगों को तस्दीक हो जाए, लाला जी मैं अक्सर तस्करा भी करता हूँ, बेसिक एजुकेशन आपने कहाँ से ली? बेसिक एजुकेशन यहीं कोयटा से ली है और मैंने बेसिक एजुकेशन कोयटा से ही ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इंशाल्लाह आगे जो फर्दर मेरी यूनिवर्सिटी है वो भी मैं इंशाल्लाह कोयटा में ही कंटिन्यू रखूँगा। और बेसिक एजुकेशन सिटी स्कूल से मैंने हासिल की है और कैम्ब्रिज A लेवल्स जो है ना वो मैंने किया है, और इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी का भी इरादा है और मेडिकल फील्ड में इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि आगे कंटिन्यू रखूँगा। अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता करे। तो दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये मेरे ख्याल में यूके से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है यही ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दोस्तों ये पढ़ते ये यहाँ ही रहे हैं, मगर कोर्स जो था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का था। बेसिक एजुकेशन उन्होंने जिस तरह आपको बताया वो A लेवल उन्होंने किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में अल्लाह करे इनका ये जो शौक़ है। तो दोस्तों मैं अक्सर जाता हूँ तो एक बात मैं ज़रूर करता हूँ कि शौक़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने घोड़े रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, बाज बटेरे चकोर या और भी जो आपकी ज़िंदगी का शौक़ है, मगर एक शौक़ आपका ये भी है कि आप कारोबार पे बैठे हैं तो आपने अगर दिल लगी से दिल जमी से अपने कारोबार पे नहीं बैठना तो कारोबार नहीं चल सकता। इस तरह तालीम भी आपका एक शौक़ है, तालीम भी आपका एक शौक़ है। जिस वक्त आप उसको दिल जमी से दिल लगी से या एक इवेंट एक अचीवमेंट होती है जहन में कि मैंने गोल जो है वो अचीव करना है, तो अल्लाह करे मेरी दुआ है 2018 में भी आकर खुशी हुई कि राफिउल्लाह का अल्लाह पाक ये आरज़ू भी उनकी पूरी करें और साथ साथ उनके शौक़ की भी आबियारी हो। तो राफिउल्लाह ये कबूतर फिर आपने शुरू से ही बाहर से इंपोर्ट किए? 2018 में जो मेरा सबसे पहला बर्ड था रेसिंग पिजन था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूके से इंपोर्ट किए। यूके से जो मेरे काफ़ी अजीज़ दोस्त कासिम सेलेक्स थे उन्होंने मेरे लिए 6 बर्ड्स भिजवाए जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वही बर्ड्स हैं जो अभी तक उनके रिजल्ट्स वगैरह फर्स्ट पोजीशंस में भी उन्हीं के बर्ड्स के बदौलत मुझे फर्स्ट पोजीशंस भी हासिल हुई हैं। और उसके बाद उसी बंदे से फिर से मैंने 2018 में फिर से मैंने इंपोर्ट करवाए बर्ड्स, और उसके बाद अभी शिफ्ट हो चुके हैं जैसे वो कहीं और उन्होंने शौक़ ख़त्म कर दिया है। तो अभी और काफ़ी जो मेरे यूरोप के दोस्त हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो हैं, इंग्लैंड वाले, और बाकी ऑस्ट्रिया में कुछ दोस्त हैं, और UAE जैसे मिडिल ईस्ट है वहाँ पे भी काफ़ी दोस्त हैं जो अभी बर्ड्स भिजवा रहे हैं मेरे लिए। अच्छा माशाल्लाह। ये दोस्तों ये बाहर से इंपोर्टेड बर्ड्स हैं। तो राफिउल्लाह ये किस तरह हाउ यू असेस कि मतलब एक कबूतर की आप एक बाहर से कबूतर आपके पास आया, आपने उसको देखा नहीं उड़ते, तो किस तरह असेस करते हैं कि वाकई ये कबूतर परफेक्ट है, इसका सियानापन, इसका वापस आना, टाइम देना, ये किस तरह असेस करते हैं आप? यूरोप में तो पेडिग्रीड सिस्टम है, जो बर्ड्स आते हैं उनके साथ इनकी पेडिग्री सर्टिफिकेट होती है जिसमें इनके माँ बाप और दादा दादी वगैरह इनकी पूरी जो नस्ल है वहीं पे मेंशन होती है, इनके जो रेसेस इन्होंने खेले हैं और जो रेसेस इनके जो
आबा व अजदाद खेलते आ रहे हैं, उनका सारा डिटेल गिवन होता है। उसी से ही हम ये असेस करते हैं कि ये बर्ड्स यहाँ पे सूटेबल है और कितने खेल सकेंगे यहाँ पे, ये अंदाज़ा हमें हो जाता है कि ये। फिर उसके ब्रीड लेके आप आगे फिर अपनी मतलब असेसमेंट करते हैं, ये उस कबूतर को तो नहीं उड़ाते जो आप? वो बर्ड जो पेडिग्री के वाइज हम सेलेक्ट करते हैं यूरोप से या कहीं और से, वो इंपोर्ट करके यहाँ पे ब्रीड खसूसन ब्रीड किया जाता है, और उनके जो यंगस्टर्स होते हैं वो 1 साल या कुछ महीने बाद रेस पे जाते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस से जो है ना हमें एहसास हो जाता है कि क्या तरीक़ेकार होता है ये जो आपका। देखें, हाई फ्लाइंग पिजन का एक अपना तरीक़ेकार है कबूतरों को संभालने उड़ाने का, तो आप इनकी सिखलाई किस तरह करते हैं? सबसे पहले अक्टूबर नवंबर के टाइम इनके ब्रीडिंग पेयर्स जो है ना वो पेयर करते हैं। इनके जो मेल फीमेल होते हैं वो ब्रीड पे छोड़ देते हैं, तो कुछ वक्त बाद जो इनके पट्टे निकलते हैं तो उन्हीं पट्टों को हमें आगे ट्रेन करना होता है नेक्स्ट सीज़न के रेसेस के लिए। वही पट्टे पहले रेसिंग लॉफ्ट में शिफ्ट होते हैं, ब्रीडिंग लॉफ्ट से हम उनको रेसिंग लॉफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। रेसिंग लॉफ्ट में उनकी पहले दिन से ही जब रेसिंग लॉफ्ट में वो शिफ्ट हो गए, उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो परवरिश है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब किस तरह करते हैं आप उसको? परवरिश स्टार्ट हो गए, तैयार हो गए उड़ने के लिए, उनको मतलब एक तो हाई फ्लाइंग का तो ये उड़ा के छोड़ देते हैं, वो कबूतर बंद होके फिर निकलना उनके सामने, उनको आगे पीछे नहीं। तो क्या इनको फिर आप कहीं बाहर से जाके छोड़ते हैं उस डिस्टेंस पे या किस तरह? ये मैं कह, सबसे पहले तो घर पे ही हमें जो ट्रेनिंग देनी है इन बर्ड्स को कि उड़ना सीखें और अपने घर को पहचान सकें, सबसे पहले तो हमें यही करना है। उसके बाद यंग बर्ड्स को बहुत अच्छा होता है कि आप यंग बर्ड्स को ही स्टार्टिंग में जो उनका जहन उस टाइम कच्चा होता है, मतलब वो उस टाइम जो ये यंग बर्ड्स को ट्रेनिंग देते हैं ये काफ़ी मुफीद होता है बर्ड्स के लिए, रेसिंग बर्ड्स के लिए। सबसे पहले बर्ड्स को बास्केट के लिए बास्केट में आदी करना होता है, बर्ड्स को बास्केट में ही उनको ट्रेन करते हैं। कुछ वक्त बास्केट में डाल के आपको बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है कि आप लॉफ्ट से ही उनको रिलीज कर ले, सिर्फ उनको ये बास्केट का जो ये प्रोसेस है और बास्केट में जो ज़हन होना चाहिए कि केज से निकल के एक छोटे से पिंजरे में जाना है। बिल्कुल। उसके बाद स्टार्ट लेते हैं हम 10-15 किलोमीटर से स्टार्ट लेते हैं, और इसी तरह करते करते जहाँ पे बर्ड्स 10, 15, 20 इसी तरह आगे चलते चलते कोयटा जैसे लाला आपने कहा कि चारों तरफ पहाड़ों से घेरा हुआ है, तो इसी तक जहाँ तक जो पहाड़ों के हदूद हैं वहीं तक हमें जाना होता है। फिर उसके बाद जंप आते हैं, उसके बाद कुछ किलोमीटर्स जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट होता है, तो पहाड़ी सिलसिले के गुजरने के बाद हमें बर्ड्स को रिलीज़ करना होता है। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ ये हाई फ्लाइंग पिजन का शौक भी बड़ा एक टफ शौक है, लो फ्लाइंग पिजन का भी, मगर ये भी एक बड़ा टफ शौक है कि आप देखें इनको सुधारने के लिए आपको पहले तो जिस तरह राफिउल्लाह भाई ने बताया कि उनको मतलब आपने छोड़ देना है, मगर बास्केट में छोड़ना है। ये पीछे आप केज देख रहे हैं, केज से निकाले उनको कुछ टाइम के लिए बास्केट, वो सामने एक बास्केट भी हम आपको दिखाएंगे। राफिउल्लाह की बास्केट मंगवाओ ना, नहीं कोई किसी को कहा जो ले आता है। तो दोस्तों आप लोग मुझे देख भी रहे हैं, आवाज़ आपको आप दोस्तों को सही आ रही है? तो इंशाल्लाह दोस्तों पूरी जानकारी लाला जी ये मैं अपने पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन के प्लेटफॉर्म को रेसिंग पिजन के हवाले से कोयटा से इंशाल्लाह यादगार लम्हात बनाना चाहता हूँ। बड़ी ब्रीफली बात हुई राफिउल्लाह मरी से। आपने देखा कि मरी ख़ानदान को पहले बेसिकली टुकड़ी वाले जो कबूतर हैं उनको लड़ाया भी जाता है। ये दोस्तों उठा लो कैमरा, ये वो केज है जिस केज की हम बात कर रहे थे कि कबूतर को इस केज में सुधारना होता है कि बड़े केज से निकल गए, फिर उसको पता होना चाहिए कि मैंने फलां जगह पे जाना है, उतना टाइम मैंने फलां जगह पे रहना है। फिर यही केज जो है ये रेसिंग जहाँ से रेस स्टार्ट होती है, इन केजेस को गाड़ियों में अपलोड करके वहाँ मुकर्रर जगह तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद वहाँ से बाकायदा एक टाइम पे इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। आए राफिलों में बैठे। तो दोस्तों और भी बहुत सारे मेरे जहन में सवाल हैं, तो मैं कहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा मुख्तसर करें, कुछ राफिउल्लाह से जानकारी लें, कुछ दूसरे छत से जाके लेंगे इंशाल्लाह। तो राफिउल्लाह फिर आपने मतलब यूके से पहले सबसे पहले आपने यूके से कबूतर इंपोर्ट किए,
तो फिर इनकी असेसमेंट जो है, जिनको हम इनके आप कहते हैं कि इनको किस तरह देखें कि हाउ टू असेस द बर्ड, कि ये कबूतर जो है ये परफेक्ट है, इसकी उड़ान सियान सही है, आप फिर उनको बच्चों से इनके से असेस करते हैं? सबसे पहले कोई मिस हुआ है कभी, वैसे कभी आपने ऐसा कबूतर मंगाया हो? बहुत ज़्यादा, ये तो ऐसा है कि यहाँ पे बलूचिस्तान काफ़ी हार्ड है रेसिंग में, और हर बर्ड वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। काफ़ी जो मशहूर ब्लड लाइन्स हैं वो भी यहाँ आके काफ़ी टेस्ट करने के बाद भी फेल हो चुके हैं, और हमारे जो अंदाजे हैं वो गलत हो चुके हैं। मगर और काफ़ी अक्सर औकात ये भी होता है कि जो बर्ड्स यहाँ के फैंसियर्स हैं जिनको अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे रिज़ल्ट भी अच्छा देते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि यहाँ जो बर्ड्स आते हैं उनकी जिसामत देख के जो लोगों को पसंद आता है वो भी यहाँ पे रेस नहीं कर पाते। तो इसका ये होता है कि इसका जो मेन इसको जज करने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है, वो यही है कि आप इनसे यंगस्टर्स लें, इनके बच्चे, इनके जो पट्टे होंगे उन्हीं को आप रेस दें, वही आपको सबसे अच्छा बता सकेंगे कि ये बर्ड कितना अच्छा ब्रीडर है। हाँ, तो ये जो आपके हाथ में अभी कबूतर है ये भी इम्पोर्टेड कबूतर है? जी नहीं, ये मेरे रेसिंग टीम का एक मेल है जो अगले साल रेस पे जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो मेरे बर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, शौक कराऊंगा। ये मेरे एक रेसिंग टीम का एक मेल है जो मुझे भी काफ़ी पसंद है, और हैंडलिंग में भी। जी हाँ, ये ब्रीड जो है ना यूके से। क्या मतलब इनके जिस तरह ना हम पता है जौ सिरा, टैडी, कल सिरा, इस तरह कबूतरों को बोल, इसको इस कलर को क्या बोलते हैं? ऊपर करें जरा। को हम लोग ब्लैक, यहाँ पे कोयटा में मक्सी, ब्लैक मक्सी कहते हैं। ब्लैक मक्सी? जी हाँ, और इंग्लिश में इसका जो है ब्लैक चेकर इसको कहा जाता है इंग्लिश में। जी हाँ, ब्लैक चेकर, ब्लैक मक्सी। यहाँ पे कोयटा में इनको ब्लैक मक्सी के नाम से कहा जाता है। अच्छा, ये यार राफिउल्लाह, ये वहाँ देखते हैं, आंख देखते हैं, इसकी आंख की क्या आपका नाराज क्या कहता है कि कबूतर परवर हमने देखा है फ्लाइंग पिजन में अमूमन आंख का देखते हैं, तो ज़ाहिर है आपने इस फील्ड में गए हैं, आपने इसको स्टडी भी किया होगा, तो ये कौन से कलर की जो आंख है आपने देखा कि वो कबूतर जो है वो बड़े परफेक्ट हैं यहाँ के मौसम के हवाले से, मतलब अवेयरनेस के हवाले से? जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस शौक में और जितना मैंने अपने सीनियर फैंसियर्स से सीखा है, तो इस नतीजे पे हम आए हैं कि ये इनकी जो जिसामत है और इनके आँख के जो कलर वगैरह है ये मायने नहीं रखते। इनका जो मेन है वो इनका रेसिंग है, जो रेस ये खेलेंगे, और जिस रेस से जौन सा बर्ड रेस से आएगा, चाहे वो वाइट आइज़ में हो या येलो आइज़ में हो, वो फ़र्क मायने नहीं करता। सिर्फ ये है जो ये रेस, अच्छे रेस खेल के आ जाएं। वाइट ऐसे बर्ड्स भी हैं जो काफ़ी विनर्स रह चुके हैं यहाँ पे, जो वो वाइट आइज़ में आते हैं, ठीक है, और ऐसे बर्ड्स भी हैं जो यहाँ पे विनर रह चुके हैं, वो येलो आइज़ में भी आता है। ये ज़रूरी नहीं कि कौन सी कलर की आंख जो है ना वो ये रेस खेलती है, मगर हर फैंसियर का जो एक क्राइटेरिया और एक जो पसंद है वो अलग है। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि वाइट आइज़ जो है ना उनको पसंद आती है, तो वाइट आइज़ की तरफ जाते हैं, और काफ़ी लोग जो है येलो आइज़ देखते हैं और येलो आइज़ पसंद करते हैं। ये एक शौक के हिसाब से ये मायने नहीं रखता कि कौन से कलर के आइज़ वगैरह। ये राफिउल्लाह आपकी स्टडी में तो नहीं कोई मतलब इन्होंने इनका, अब तो ज़्यादा पता है, अब थोड़ा सा मेच्योर भी हो गए हैं 2018 में, ज़ाहिर आप बेसिक एजुकेशन से यूनिवर्सिटी की तरफ गए हैं, तो क्या स्टडी में तो नहीं आपकी में कोई ये फ़र्क डालते हैं? फिर आमिर टाइम देता है उसके बाद? जी, आमिर भाई तो हर टाइम यहीं पे होते हैं, और हर टाइम वो भी बर्ड्स का, जब वो अपने किसी काम से, बिजनेस रिलेटेड किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो फिर उस टाइम मैंने टाइम देना होता है। इसी तरह हम दोनों जो है ना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके और पूरे साल जो है ना इसी शौक को टाइम देते हैं। हम दोनों में से एक को लाजमी एट अ टाइम यहाँ पे होना लाजमी है, क्योंकि बर्ड्स की जो परवरिश है वो हम दोनों में से ही एक को करना पड़ता है लाजमी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे बैरून ममालिक जितने भी अहले शौक हैं, ख्वाह वो हाई फ्लाइंग पिजन से तल्लुक़ रखते हैं, लो फ्लाइंग पिजन से तल्लुक़ रखते हैं, मगर ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि सरज़मीन कोयटा से, क्योंकि जिस वक्त आप इन वादियों का, इन जगहों के नाम हम पंजाब में बैठे लेते हैं या टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम जो सुनते हैं, दोस्तों आप जिस दोस्त से भी मिलेंगे उसकी बैकग्राउंड आपको अच्छी मिलेगी, वो पढ़ा लिखा होगा, सुलझा होगा,
अच्छे लोगों में ये शौक़ पाया जाता है। और सरज़मीन कोयटा से जिस तरह ये लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ये कभी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टाइल का कोई इवेंट जो है वो कोयटा से भी हो, अल्लाह करे वो अमन वो सुकून इस धरती को मिले कि लोग अपने बर्ड्स वो बाहर से लेके आएँ, यहाँ के इन लोगों के साथ वो मिक्स शौक़ करें। तो ये खंडरात ये बता रहे हैं कि जिस तरह राफिउल्लाह ने जिक्र किया वो सिस्टम का, कबूतरों का वो चिप सिस्टम का, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पर कोयटा की सरज़मीन से ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो आइए दोस्तों कुछ चंद मिनट वक्फे के बाद इंशाअल्लाह ये कबूतर मैं देख सकता हूँ। तो आइए दोस्तों ये ज़रा नज़दीक लाओ, ये राफिउल्लाह मरी का ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये उनका रेसिंग पिजन का, उनकी लाफ्ट की ये फीमेल, ये मादा है उनकी। और अगले जो इनका आ रहे हैं इवेंट आ रहे हैं उसके लिए ये कह रहे हैं कि इसने पार्टिसिपेट करना है। ये कटी हुई हैं, इसका कलर अगर आप देखें ऊपर से, मज़े की जो बात है आप लोगों को दिखाने वाली, मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे से दिखाओ, पीछे अगर आप इनकी दुम देखें, इनका जिस्म और इनका जो पिछला हिस्सा है वो आपको बिल्कुल छोटा स्लिम, और आगे से ये कबूतर जो हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर आप देखें तो ये मैंने कबूतर को पकड़ा हुआ है। अब ये जो मेरी अंगूठे के जो पीछे हिस्सा है ये इसका कुंडा और इसका दुम है। आप देख सकते हैं कि आगे से इसका जिस्म कितना चौड़ा और कितना वजीज जिस्म है। इस तरह हड्डी भी मैं देख रहा हूँ कि इसकी हड्डी जो है ये काफ़ी लंची हड्डी है। और कबूतर ये अगर आप देखें तो ये मेरे दोनों हाथों में, मैं इसको पकड़ूं तो तब ये कबूतर मेरे दोनों हाथों में आता है। तो दोस्तों चंद मिनट के लिए इजाज़त दीजिएगा, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, आप लोगों ने बोर नहीं होना दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसा सेगमेंट था पाकिस्तान की सरजमीन से, जैसा कि मैंने तस्करा किया कि रात को ये जानकारी मिली कि इस्लामाबाद से भी लोग कोशिशें कर रहे हैं, पेशावर में भी, गुजरांवाला में भी है, जंग में भी सुना है, कराची में भी है। तो हो सकता है कि ये जितने भी फाइनेंसर हैं, अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी जितने फाइनेंसर हैं, ये भी एक अच्छे मौसम में, जिस तरह गर्मियाँ हैं, पंजाब में ज़्यादा गर्मी होती है, तो एक ऐसा एक मौसम सेलेक्ट कर लें कि ये इकट्ठे होकर यहाँ से ये शौक़ करें। तो इंशाल्लाह ये बड़ी कभी उम्मीद है कि ये दिन भी इंशाल्लाह रेसिंग पिजन में आएंगे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान में इन कबूतरों का जो शौक़ है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो पिजन्स के हवाले से मैं अगर बात करूं, क्योंकि इसकी अक़साम तो कबूतर की तकरीबन 250 से ज़्यादा अक़साम है, तो ज़्यादा कास्टली जो कबूतर बिका है, जो फ़रोख्त हुआ है, जो एक चाइनीज़ शौकीन ने ख़रीदा है, वो सबसे ज़्यादा कास्ट पे कितने का बता रहे थे जी रात को? अभी पाकिस्तानी चाइना में जो एक बर्ड एक बंदे ने ख़रीदा, न्यू किम नाम से एक बर्ड है, जो अभी न्यू किम नाम से जो बर्ड है वो सबसे महंगा अभी जो है ना बिका है पीपा के ऑक्शन पे। वो 30 करोड़ से ज़्यादा मालियत पे ये बर्ड अभी बिका है। और इससे पहले भी जो सेकंड नंबर पे है अरमांडो, वो भी 32 करोड़ पे बिका था लास्ट सीज़न, और इस सीज़न जो है ये न्यू किम बिका है। और आगे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छे बर्ड्स और इससे ज़्यादा महंगे बर्ड्स भी बिकेंगे। तो दोस्तों ये आप देख लें, हम पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ देखें आपने 5 लाख रुपए का भी एक कबूतर बिका है, मगर बात अब करोड़ों में आई है। बात करोड़ों में आई है कि 33 करोड़ पाकिस्तानी मालियत का 33 करोड़ रुपए का कबूतर चाइनीज़ ने ख़रीदा। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरा इतना नॉलेज ना हो, मगर हिस्ट्री में इतना महंगा कबूतर क्यों जी? जी बिल्कुल आपने सही कहा। 1.25 मिलियन यूरोस का ये बर्ड जो है ना बिका है, और ये हिस्ट्री में सबसे पहली दफ़ा जो है ना सबसे महंगा बर्ड पिजन जो बिका है वो न्यू किम है। तो दोस्तों
सुबह का टाइम है, साया मिला हमें माशाल्लाह। ये पौधा, ये दरेक को आप देख रहे हैं, मैं पिछली दफ़ा भी आया था, ये पौधा छोटा था। ये पीछे आप देख रहे हैं कि ये वो लाफ्ट है जिस लाफ्ट से राफेउल्लाह और आमिर मरी जो हैं ये दोनों शौक करते हैं। ये मेरा कैमरामैन थोड़ा सा इस लाफ्ट का अगला हिस्सा आपको दिखा के फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम थोड़ा सा कोई हम भी दाना पानी कर लें। ये केज उठाना ही है, उधर सेन की तरफ नहीं जाना है साहब, बस यहाँ से ही सामने से बस। मैसेज भी मैंने देना है, मैसेज भी देना है। नहीं वो बंद नहीं करेगा, आमर को बुलाया ही नहीं है यार, उसको बोले 1 मिनट के लिए आ जाओ यार, लाला कह रहे हैं। आमिर खान, छोटे को भी बुलाओ, ये छोटा है। तो दोस्तों ये जो लाफ्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मरी लाफ्ट के नाम से सिर्फ नाम 2 मुख्तलिफ हैं। एक राफीउल्लाह के वालिद मोहतरम है मुबारक खान मरी, हो सकता है उनसे भी हमारी मुलाकात हो। सेकंड सेगमेंट जो है उनके पास हम इंशाल्लाह करेंगे। तो ये जो लाफ्ट है, इस लाफ्ट पे राफीउल्लाह और आमिर मरी वो उनके कज़न हैं। ये दोनों भाई जो हैं यहाँ से शौक करते हैं। चलो ले आओ बस। तो राफेउल्लाह ये छोड़ते हैं इन कबूतरों को आप यहाँ से ही अंदर से ही? जी हाँ। ये कुछ स्पेशल सिस्टम बनाया होता है इसका? ये इसी लॉफ्ट ये जो है हमारा रेसिंग लॉफ्ट है, जहाँ से हम रेस में पार्टिसिपेशन के लिए जो बर्ड्स तैयार करते हैं वो यहीं से होते हैं। इसी को रेसिंग लॉफ्ट कहते हैं। ब्रीडिंग लॉफ्ट का जो सिस्टम है वो अलग है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे। और जो रेसिंग लॉफ्ट है, ये छोटा सा सेटअप आप पीछे देख रहे हैं, ये आपको उनका ये ब्रीडिंग सेटअप है। और ये जो हमारे पीछे जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये इनके रेसिंग पिजिंग वो सिपाही हैं, वो उनके खिलाड़ी हैं जो आगे रेसों में हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ से इनको आप देख रहे हैं कि ये जो केज नीचे पड़ा आपको देखा, हमने दिखाया कि इन केजेस में उनको लेके जाया जाता है। मगर यहाँ भी इनकी ट्रेनिंग जिस वक्त होती है तो इस केज से निकाल के उन्हें इस बास्केट में डाला जाता है, कुछ लम्हे के लिए उन्हें छोड़ा जाता है, फिर इसी बास्केट से उन्हें, ताकि उनका ये एक ज़हन बन जाए कि हमने इतने टाइम जो है इस बास्केट में रहना है, बाहर जाना है, वहाँ से उड़ना है। तो यहाँ से आप अंदर से छोड़ते हैं जिस वक्त? अच्छा, ये रेसिंग लॉफ्ट से जिस टाइम हमें बर्ड्स को ट्रेनिंग का टाइम होता है, उड़ाने का टाइम होता है, एक्सरसाइज जो होता है बर्ड्स का, वो इसी लॉफ्ट से हम बर्ड्स को बाहर छोड़ते हैं। तो उड़ने के बाद फिर ये ट्रैप सिस्टम है यहाँ पे, जो बर्ड्स आके ट्रैपिंग पैड पे लैंड करेंगे और उसके बाद जो है ना बर्ड्स जो है ना लॉफ्ट के अंदर एंटर होंगे, वहाँ ट्रैप से एंटर होंगे। वो कबूतर खुद आ जाता है? जी हाँ। वो जरा दिखाएं ना 1 मिनट, अगर वो दिखाएं ज़रा, निकाल लो कैमरा, निकाल लो आप। ये रेसिंग लॉफ्ट है हमारा, और जैसा मैं आपको बताता चलूँ, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, मेल्स, फीमेल्स और यंग बर्ड्स। 3 सेक्शन में ये डिवाइड है। और लॉफ्ट का मैं आपको बताऊँ, ये इनका जो वेरी कहते हैं हम, बाहर जो बर्ड्स दाना वगैरह जो खाते हैं, ग्रिड्स वगैरह इनके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, दाना भी ये यहीं पे ही खाते हैं। और जब उड़ाने का टाइम आता है तो उड़ाने का जो रास्ता होता है वो ये है, यहाँ से ये खोल के बर्ड्स को रिलीज़ किया जाता है बाहर उड़ाने के लिए। और इसके बाद जब बर्ड्स वापस आते हैं तो ये आप देख सकेंगे, ये इनका यहाँ पे जो है ना इनका लैंडिंग की जो जगह है, लॉफ्ट के ऊपर लैंड करके यहाँ आके फिर यहाँ से ये ट्रैप जो है इनका ट्रैप खोलते हैं हम। ट्रैप से जी ये बर्ड यहाँ से एंटर होके, एक दफ़ा ये एंटर हो गए, अंदर आ गए, फिर ये 1 वे है। ये ऐसे आप समझे कि यहाँ पे बर्ड अंदर आ गया, फिर वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। तो काफ़ी अक्सर औकात ये होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो हम रेस से जो लेट आते हैं या रेस से कुछ टाइम बाद आते हैं, तो कभी कोई मसरूफियात के तहत हम बाहर चले गए तो ये लॉफ्ट ऐसे ही ये ओपन रहता है, तो यहाँ से जो है ना बर्ड्स एंटर हो जाते हैं।
इससे ये होता है कि वो सेफ रहते हैं, बिल्ली वगैरह भी इनसे बिल्ली का भी कोई ख़तरा नहीं रहता। एक दफ़ा बर्ड एंटर हो गया लॉफ्ट के अंदर तो उसके बाद वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। लॉफ्ट अंदर से ये होता है, जैसे बॉक्स वगैरह और इनकी बैठने के लिए। जी और जैसा कोयटा का मौसम है तो इस दफ़ा हम लोगों ने गर्मियों के लिए एग्जॉस्ट भी दोनों लॉफ्ट में इंस्टॉल किए हैं कि इनके जो अंदर से छोटे छोटे पर हैं मोल्टिंग के टाइम ये पर बाहर आसानी से निकल सके और जो रेस्पिरेटरी का मसला आता है बर्ड्स में वो ना हो। तो ये राफे भाई बता रहे हैं कि ये फीमेल केज है, ये मेल्स ये मेल केज है, यहाँ ये पे फीमेल केज है, ये फीमेल ठीक रेसिंग है, टीम। और ये यंगस्टर्स का जी हाँ, यंगस्टर्स और जो ब्रीडिंग फीमेल्स है, ब्रीडर फीमेल्स। तो दोस्तों ये आपने देखा राफतुल्ला ने इधर आया राफतुल्ला ने आपको बताया ये इनका तरीक़ाकार था। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं भी कल बड़ा लंबा सफ़र था हमारा, रात को भी हमने आके यहाँ बैठे रहे, तो इन लोगों ने दोस्तों बड़ा प्यार दिया है। और आज मुझे ये खुशी हो रही है कि मेरे जहन में जो बात थी, जो तशरीगी मेरे जहन में रह गई थी, वो मुझे इंशाल्लाह अपने इस विजिट पे पूरी होती नज़र आ रही है। मैं तमाम अहले शौक जितने भी फाइनेंसर हैं रेसिंग पिजन के हवाले से बिला तफरीक तमाम दोस्तों का, अहले शौक कोयटा का जितने भी लोग हैं, मैं उनका और बिलखुसूस जो है बलोचिस्तान पिजन रेसिंग एसोसिएशन के उनके अहदेदारान का, सैयद अहमद वली साहब का, उनके जितने भी मेहमान हैं, मरी बरादरान का खसूसी तौर पे, इस तरह मैंगल बरादरान का, हाजी नासिर जमाल मैंगल और इस तरह अब्दुल बासित मैंगल, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोस्तों आपकी वो तशरीगी भी हम दूर करेंगे, आपको बाकायदा राफतुल्ला के कबूतरों का आपको शौक करवाया जाएगा, फिर हमारी अगली मंजिल और होगी। और मेरा एक मैसेज तमाम फैंसियर्स के लिए, पाकिस्तान के तमाम फैंसियर्स के लिए ये मैसेज है कि जो ये शौक़ है इसको शौक़ तक ही हम महदूद रखें, ना कि सियासत। और जैसा कि आप पाकिस्तान में अभी आपको देखने को मिलेगा कि सियासत वगैरह भी इस शौक़ में एंटर हो चुका है, ये ना ये इससे बेहतर है कि हम ये तवज्जो सिर्फ शौक़ को ही दें, अच्छे बर्ड्स इंपोर्ट कराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन कराएं। और मैं हमारे देखने वाले तमाम फैंसियर्स ख़ुसूसन आसिफ चौधरी साहब यूके से और उनकी जो टीम है, उस्ताद इब्रार अहमद वालों की जो टीम है, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ जो अब इस टाइम हमें देख रहे भी होंगे। और तमाम फैंसियर्स के लिए मेरी नेक दुआएं हैं। थैंक यू। तो दोस्तों यूके से कुछ नाम लिया, आसिफ भाई का, इब्रार भाई का। इब्रार की ये पंजाब से जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो दोस्तों राफतुल्ला का आपने मैसेज सुना, मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि आप अपनी ज़हनी तवानाइयाँ अगर इस पर सर्फ करें कि मैंने फलां से गलत तरीके से आगे निकलना है, सियासत करके आगे निकलना है, तो इससे बेहतर है कि आप अपने खेल पे तवज्जो दें, उसको बेहतर करें। फिर जो है मैदान जो है हर एक के लिए बराबर होता है, जिसने अच्छी मेहनत की होती है उसको उसका फल मिलता है। राफतुल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। तो इंशाल्लाह दोस्तों थोड़ी देर बाद हम आपको राफतुल्ला के कबूतरों का शौक करवाएंगे। तब तक लाला जी को और राफतुल्ला मरी को इजाज़त दीजिएगा। हमारे साथ रहना है आपने, मेरे इस पेज को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।